मुंबई, सपनों का शहर। लेकिन इस मुंबई की चकाचौंध के पीछे एक अंधेरी दुनिया भी पनप रही थी। यह कहानी उस लड़के की है जिसने कानून की रक्षा करने वाले के घर में जन्म लिया, लेकिन खुद कानून के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एक डॉन से भगोड़े देशद्रोही दाऊद की मुंबई से कराची के पॉश क्लिफ्टन इलाके में एक अभेद्य बंगले में जाकर छुपने की पूरी कहानी। 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटा सा गांव खेड़ में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर। पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में एक हेड कांस्टेबल थे, जिनकी छवि बेहद ईमानदार पुलिसकर्मी की थी, जिनका खौफ उस समय के अपराधियों में भी हुआ करता था। कुछ समय बाद पूरा परिवार रत्नागिरी से मुंबई के डोंगरी इलाके के टेमकर मोहल्ले में शिफ्ट हो गया। डोंगरी उस समय लूटफाट, तस्करी और हफ्ता वसूली के लिए जाना जाता था। घर में अनुशासन था, लेकिन गरीबी और बड़े परिवार के बोझ ने दाऊद के भीतर कुछ अलग करने की चाह पैदा कर दी थी। स्कूल में उसका मन कभी नहीं लगा और हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़कर दाऊद ने किशोरावस्था में ही चोरी और डकैती जैसे अपराधों में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। दाऊद के पिता चाहते थे कि उनका बेटा नेक रास्ते पर चले। पिता ने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि उसे सुधारने के लिए उस दौर के डॉन हाजी मस्तान के पास भी भेजा। लेकिन दाऊद के भीतर एक साम्राज्य खड़ा करने की भूख जाग चुकी थी। छोटी उम्र में इनकी मानसिकता इतनी खराब थी कि वो हर किसी से झगड़े करता रहता था, ना कोई बड़ों की इज्जत, ना ही अपने पिता की। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती थी कि लूटफाट करो, गरीब हो या अमीर, सभी से हफ्ता वसूली करो। 70 के दशक की शुरुआत में जब देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी, उस परिस्थिति का फायदा उठाकर दाऊद और उसके भाई शब्बीर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यंग कंपनी नाम का एक गैंग बनाया। यह वह दौर था जब 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी और महाराष्ट्र में शंकरराव चौहान मुख्यमंत्री थे। इमरजेंसी के दौरान जब पुलिस का पूरा ध्यान राजनीतिक गिरफ्तारियों पर था, तब दाऊद ने तस्करी के बाजार में अपनी जड़ें गहरी कर ली। उस वक्त मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर त्रिमूर्ति का राज था, हाजी मस्तान, करीम लाला और वृद्धराजन मुदलियार। दाऊद शुरुआत में बाशु दादा नाम के एक छोटे डॉन के साथ काम करता था। दाऊद के आपराधिक जीवन में सबसे बड़ा मोड़ 1976 में आया, जब बाशु दादा ने दाऊद के पिता का अपमान किया। उसका बदला लेने के लिए दाऊद ने अपने 7 साथियों और भाई शब्बीर के साथ मिलकर बाशु दादा के सिर पर खाली सोडा बोतलों से हमला कर दिया। इस शाम ने मुंबई की गैंगवार का इतिहास बदल दिया। यह मुंबई की सड़कों पर पहली ऐसी हिंसक झड़प थी जिसने दाऊद का नाम चर्चा में ला दिया। इसके बाद खालिद पहलवान के साथ मिलकर उसने औपचारिक रूप से तस्करी और जबरन वसूली का धंधा शुरू किया, जिसे दाऊद ने डी कंपनी के नाम से एक कंपनी बनाई। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे थे। 1980 में AR अंतुले राज्य के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। उस दौर में अंडरवर्ल्ड और राजनेता के बीच कई गुप्त समझौता हुआ करते थे। हाजी मस्तान जैसे तस्कर मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के साथ उठते बैठते थे। दाऊद की बढ़ती ताकत से मुंबई के सबसे खूंखार पठान गैंग घबरा गया था। इसी दौरान दाऊद का सामना पठान गैंग से हुआ, जिसका नेतृत्व करीम लाला कर रहा था। पठान गैंग और इब्राहिम भाइयों के बीच वर्चस्व की लड़ाई खूनी हो गई। इसी बीच जेनाबाई दारूवाली ने हस्तक्षेप किया ताकि दाऊद और पठान गैंग के बीच शांति बनी रहे। जेनाबाई दारूवाली एक डोंगरी की रहने वाली 70 साल की बुजुर्ग महिला, मुंबई की पहली माफिया क्वीन थी। वो पर्दे के पीछे रहकर पूरी डी कंपनी को नियंत्रित करती थी। दाऊद उसे मासी कहता था और करीम लाला उसे आपा यानी बड़ी बहन मानता था।
जेनाबाई ने दाऊद के पेडर रोड स्थित बंगले में सभी गैंगों की एक मीटिंग करवाई और उनके बीच मुंबई के अलग अलग इलाकों का बंटवारा करवाया ताकि शांति बनी रहे। दाऊद जब जब तकलीफ में होता था तो वह जेनाबाई के दरवाजे पर जाकर रोता और मदद मांगता था। उसके बाद भी 12 फरवरी 1981 को पठान गैंग के हिटर्स ने दाऊद के बड़े भाई शब्बीर कासकर की प्रभा देवी के एक पेट्रोल पंप पर गोली मारकर हत्या कर दी। इस मौत ने दाऊद को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वह अब सिर्फ एक तस्कर नहीं बल्कि एक प्रतिशोधी डॉन बन चुका था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसने अपने भाई के हत्यारों को चुन चुन कर मारना शुरू किया। 1983 में मुंबई के सेशन कोर्ट के अंदर दाऊद के शूटर ने अमीरजादा की हत्या कर दी, जिसने पुलिस प्रशासन और सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। अक्टूबर 1984 में दाऊद ने पठान गैंग के सबसे खतरनाक आदमी समद खान की गोली मारकर हत्या कर दी। अब दाऊद गैंग को टक्कर देने वाले कोई मुंबई में बचे ही नहीं, जिसके बाद दाऊद मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बन गया। मुंबई की परिस्थितियां बदल रही थीं। लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हो रहा था। मुस्लिम मुख्यमंत्री AR अंतुले के शासन में राज्य में दंगे, वसूली, हत्याएं, लूटपाट और हिंदुओं के प्रति भेदभाव बढ़ रहा था। वक्त का पहिया हमेशा बदलता रहता है। वैसे ही साल 1986 में फिर से चुनाव हुए और शंकरराव चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बने। दाऊद ने इस चुनाव में शंकरराव चौहान को हराने की बहुत कोशिश की, लोगों को धमकाया, गुंडागर्दी की हद पार कर दी, लेकिन डॉन दाऊद की इस चुनाव में कुछ न चली। इस वक्त मुंबई की सड़कों पर गैंगवार अपने चरम पर था और जनता का गुस्सा उबल रहा था। नई सरकार पर जबरदस्त दबाव था कि दाऊद को किसी भी कीमत पर सलाखों के पीछे डाला जाए। विपक्ष और मीडिया के बढ़ते दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान ने एक रात पुलिस कमिश्नर DS सोमन को अपने बंगले पर गुप्त मीटिंग के लिए बुलाया। कमरे में भारी तनाव था। मुख्यमंत्री ने सोमन की आंखों में देखते हुए सख्त आदेश दिया, कमिश्नर साहब, दाऊद इब्राहिम कानून का मजाक उड़ा रहा है। मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए और याद रहे, उसे जिंदा पकड़ना है। उसके बाद पुलिस कमिश्नर सोमन ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद अफसरों की एक सीक्रेट टीम तैयार की। किसी को भी इस मिशन की भनक नहीं थी। बाकायदा पूरा प्लान तैयार किया गया कि दाऊद के मुसाफिर खाना स्थित ठिकाने पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की टीम अपनी बंदूकों और हथकड़ियों के साथ तैयार थी, लेकिन इसी बीच सत्ता के गलियारों में एक खौफनाक साजिश रची जा रही थी। जैसे ही पुलिस की टीम मुसाफिर खाना की ओर दाऊद को पकड़ने के लिए रवाना हुई, ठीक 10 मिनट पहले महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय के एक बेहद ताकतवर और प्रभावशाली राजनेता का फोन दाऊद के पास पहुंचा। उस राजनेता ने दाऊद को साफ शब्दों में चेतावनी दी, पुलिस निकल चुकी है, फौरन गायब हो जाओ। दाऊद के पास सोचने का वक्त नहीं था। जब पुलिस की टीम मुसाफिर खाना के पास पहुंचकर घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर सिर्फ सन्नाटा था। दाऊद पुलिस की नाक के नीचे से निकल चुका था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका पासपोर्ट पुलिस की ही कस्टडी में राजा तांबट नाम के अफसर के लॉकर में सुरक्षित रखा था। फिर भी दाऊद देश के कुछ गद्दारों की मदद से एक फर्जी पासपोर्ट के जरिए दिल्ली पहुंचा और वहां से दुबई की फ्लाइट पकड़ ली। पुलिस ने बहुत पीछा किया, लेकिन देश के ही कुछ गद्दारों ने दाऊद को भगाने में मदद की। यह व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता देश में ही पल रहे गद्दारों और राजनीति अपराध के गठजोड़ का सबसे काला पन्ना था। दाऊद इब्राहिम अब केवल मुंबई का डॉन नहीं, वह कानून की नजरों में एक भगोड़ा, देशद्रोही और भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। दुबई पहुंचते ही उसने अपने अपराध करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। उसने वहां व्हाइट हाउस नाम का एक बेहद आलीशान बंगला बनाया, जो जल्द ही दुबई आने वाले भारतीय रसूखदारों का ठिकाना बन गया। उस दौर में दाऊद को एक अपराधी से ज्यादा दुबई के बादशाह के रूप में देखा जाता था। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, फिल्म निर्माता और क्रिकेटर्स उसकी महफिलों की शोभा बढ़ाते थे।
अभिनेता ऋषि कपूर को 1988 में दाऊद ने उन्हें चाय पर बुलाया और एक शानदार रोल्स रॉयस कार उन्हें लेने के लिए होटल भेजी गई थी। दाऊद महंगे सूट, विदेशी जूते और महंगी घड़ियों का शौकीन था और सितारों को महंगे तोहफे देना उसका शौक था। 1993 के धमाकों से पहले संजय दत्त ने दुबई में दाऊद की एक डिनर पार्टी में शिरकत की थी। उस वक्त दाऊद फिल्मों में सीधे पैसा निवेश नहीं करता था, बल्कि वह फिल्म निर्माताओं को ब्याज पर मोटा लोन देता था, जिससे उसका काला पैसा आसानी से सफेद हो जाता था। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के बीच सिर्फ मैच नहीं होते थे, बल्कि वो स्टेडियम दाऊद के सट्टेबाजी के साम्राज्य का केंद्र था। दाऊद अक्सर स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स में बैठा नजर आता और वहीं से मैच फिक्सिंग के काले खेल के धागे हिलाता था। उसका खास आदमी शरद शेट्टी डी कंपनी के इस पूरे सट्टेबाजी नेटवर्क और हवाला कारोबार को संभालता था। दुनिया भर में सट्टेबाजी का करीब $100 बिलियन का बाजार दाऊद और उसके गुर्गों के इशारे पर चलता था। वह खिलाड़ियों, बुकियों और बिचौलियों को मोहरों की तरह इस्तेमाल करता रहता था। 1999 में जब दाऊद ने पाकिस्तान की टीम की हार के बाद सट्टेबाजों को अपनी सारी बेट कैंसिल करने का आदेश दे दिया था, क्योंकि उसे करोड़ों का नुकसान हो रहा था। क्रिकेट और बॉलीवुड के इस ग्लैमर ने दाऊद को कुछ भारत के लोग उसे अपराधी मानने के बजाय एक शक्तिशाली हस्ती समझने लगे थे। साल 1986 शारजाह क्रिकेट मैदान में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच खेला जाने वाला था, लेकिन मैच के एक दिन पहले बॉलीवुड अभिनेता महमूद दाऊद इब्राहिम को भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में ले जाता है। दाऊद को एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ियों को मिलवाया गया। दाऊद ने खिलाड़ियों के सामने एक हैरान करने वाला प्रस्ताव रखा, अगर कल तुम पाकिस्तान को हरा देते हो तो मैं टीम के हर खिलाड़ी को एक नई टोयोटा कार गिफ्ट में दूंगा। उस वक्त ड्रेसिंग रूम में कप्तान कपिल देव वहां नहीं थे। जैसे ही कपिल देव अंदर आए और उन्होंने दाऊद को देखा, उन्होंने बिना डरे दाऊद को बाहर जाने को कह दिया। साल 1992 में अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों के कार्यसेवकों ने विध्वंस कर दिया। इस विध्वंस के बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इस दंगों का बदला लेने के नाम पर दाऊद ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ हाथ मिला लिया। 12 मार्च 1993 ये वो तारीख थी जिसने हिंदुस्तान के इतिहास पर एक ऐसा जख्म दिया जो आज भी हरा है। लेकिन इस तबाही की पटकथा महीनों पहले लिखी जा चुकी थी। दाऊद इब्राहिम दुबई से और उसके सबसे भरोसेमंद साथी टाइगर मेमन ने अपने ही देश में बैठे बैठे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसने आतंकवाद का चेहरा बदल दिया। टाइगर मेमन ने अपने 19 खास गुर्गों को दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा, जहां उन्हें विस्फोटक बनाने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जनवरी और फरवरी 1993 के बीच महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के शेखाड़ी तटीय गांव और दिघी बंदरगाहों पर समंदर की लहरों के साथ मौत का सामान RDX उतर रहा था। करीब 1500 किलो से ज्यादा RDX, जिसे तस्करों की भाषा में काला साबुन कहा जाता था, इसे मछली पकड़ने वाली नावों के जरिए पाकिस्तान से मुंबई के तटों पर पहुंचाया गया। इसे संभव बनाने के लिए सीमा शुल्क और पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को लाखों की रिश्वत दी गई थी। शरद पवार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के ठीक 6 दिन के बाद 12 मार्च 1993 को दोपहर के ठीक 1:30 बज रहे थे जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के नीचे खड़ी एक कार में जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद अगले 2 घंटों के भीतर मुंबई की रूह कांप उठी। एयर इंडिया बिल्डिंग, जवेरी बाजार, प्लाजा सिनेमा, होटल सी रॉक और सेंचुरी बाजार समेत 12 प्रमुख जगहों पर एक के बाद एक धमाके हुए। चारों तरफ सिर्फ लाशें, चीख पुकार और तबाही का मंजर बन चुका था। कुल 257 बेगुनाह लोग मारे गए और 1400 से ज्यादा घायल हुए।
टाइगर मेमन धमाके शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही अपने परिवार के साथ मुंबई से दुबई फरार हो गया था। बाद वह दुबई से पाकिस्तान चला गया। उसके भाई याकूब मेमन समेत परिवार के कुछ अन्य सदस्य बाद में भारत लौटे और पकड़े गए, लेकिन टाइगर मेमन तब से लेकर आज तक एक भगोड़ा है और उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इन धमाकों के बाद दाऊद का सबसे खास आदमी छोटा राजन दाऊद से अलग हो गया। छोटा राजन का मूल नाम राजेंद्र सदाशिव निकलजे, जो एक हिंदू थे। छोटा राजन का आरोप था कि दाऊद अब एक देशद्रोही बन चुका है, जिसने अपने ही शहर के बेगुनाहों का खून बहाया है। इसके बाद मुंबई का अंडरवर्ल्ड सांप्रदायिक आधार पर बंट गया। छोटा राजन ने खुद को देशभक्त डॉन घोषित किया और धमाकों के आरोपियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया। इस वक्त केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी। भारतीय खुफिया एजेंसी के पास धमाकों से पहले कोई ज्यादा इनपुट्स नहीं थे। ये कांग्रेस सरकार की बड़ी नाकामी थी। उस वक्त मुख्यमंत्री शरद पवार ने एक रणनीतिक चाल चली। उन्होंने दूरदर्शन पर घोषणा की कि धमाके 12 नहीं बल्कि 13 जगहों पर हुए हैं और 13वीं जगह एक मुस्लिम बहुल इलाका बताया। पवार ने बाद में स्वीकार किया कि उन्होंने ये झूठ जानबूझकर बोला था ताकि धमाकों को सांप्रदायिक रंग न मिले और शहर में दंगे न भड़के। जांच शुरू हुई। दाऊद इब्राहिम को मुख्य मास्टरमाइंड घोषित किया गया। याकूब मेमन, जो टाइगर का भाई था, उसे गिरफ्तार किया गया और सालों बाद 2015 में फांसी दी गई। अबू सालेम और फारूक टकला जैसे कई अपराधी सालों बाद प्रत्यर्पित होकर भारत लाए गए, लेकिन दाऊद और टाइगर मेमन आज भी पाकिस्तान की पनाह में आजाद घूम रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि धमाकों से ठीक 3 दिन पहले 9 मार्च को मुंबई पुलिस ने गुल्लू नाम के एक छोटे अपराधी को गिरफ्तार किया था। गुल्लू ने पुलिस के सामने सब कुछ उगल दिया था। उसने बताया था कि टाइगर मेमन मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज और एयर इंडिया की बिल्डिंग को दहलाने वाला है, लेकिन अफसोस उस वक्त की पुलिस ने उसकी बातों को महज एक कोरी अफवाह समझकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगर उस वक्त इस चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता तो शायद मुंबई की सड़कों पर बेगुनाहों का खून नहीं बहता। धमाकों के बाद दुबई में टिकना दाऊद के लिए मुश्किल हो गया था। भारत के बढ़ते कूटनीतिक दबाव और अमेरिकी जांच एजेंसियों की सक्रियता ने दाऊद के सिंडिकेट को हिलाकर रख दिया। साल 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दाऊद को स्पेशली डिजाइनेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ कि दाऊद के तस्करी के रास्ते ओसामा बिन लादेन और अल कायदा जैसे आतंकी संगठन इस्तेमाल कर रहे थे। अमेरिका ने दाऊद के सिर पर $25 मिलियन का इनाम रख दिया। चौतरफा घिरने के बाद दाऊद ने पाकिस्तान के कराची शहर में पनाह ली। आज वह कराची के पॉश क्लिफ्टन इलाके में एक अभेद्य किले जैसे बंगले में रहता है, जहां ISI उसे 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करती है। पाकिस्तान दुनिया के सामने उसकी मौजूदगी से इनकार करता रहा है, लेकिन दाऊद की पत्नी महजबीन और उसके बच्चों की कराची में उपस्थिति के पुख्ता सबूत भारतीय एजेंसियों के पास हैं। भारत आज भी उसे वापस लाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन दाऊद इब्राहिम का यह सफर दुनिया को सिखाता है कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों न खड़ा कर ले, उसका अंत हमेशा एक भगोड़े और गद्दार